नमस्कार साथियों, जैसे कि आपको पता है हम CGPSC मेंस का पूरा सिलेबस को निःशुल्क कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसी क्रम में समाजशास्त्र का जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, यूट्यूब में डलना शुरू हो गए हैं। आगे हम पेपर 4 का भाग 1 विज्ञान वाला पोर्शन को हम पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें है सबसे पहले है अपने को सिलेबस देख लेते हैं। ये रसायन वाला पोर्शन है, पेपर 4 का भाग 1 विज्ञान वाला पोर्शन रसायन। देख लीजिए सिलेबस, रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक साम्य, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं, ये सब धातु, इन सब को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले चैप्टर वाइज बांट दिए हम लोग, ये पहला चैप्टर, ये दूसरा चैप्टर, ये तीसरा अधातुएं, ठीक है, भौतिक शास्त्र। इन सब सिलेबस को हम क्रम वाइज आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, ये भौतिक का है, ये जीव विज्ञान का है। ठीक है, जीव विज्ञान को हम लोग 10 चैप्टर में डिवाइड किए हैं। पहला में है परिवहन, पौधों में जल एवं खनिज लवण का परिवहन। ठीक है, इस तरीके से लास्ट मानव प्रजनन तंत्र अनुवांशिकी। ठीक, पूरा पेपर 4 को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रसायन से। ठीक है, रसायन का पहला चैप्टर हम देख लेते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया की दर, जो सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ है सीधा, रासायनिक अभिक्रियाएं, साम्य रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, प्रारंभिक ज्ञान, तीव्र एवं मंद रासायनिक अभिक्रियाएं। देखो सिलेबस में तो इतना दिया है, लेकिन वर्तमान जो पैटर्न है अंदर घुस के पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग उसके अलावा इन टॉपिक को कवर करेंगे पहला चैप्टर से। सिलेबस में तो मात्र इतना दिया है, लेकिन हम लोग उसके अंदर और घुसने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, हाल ही में जो 1 सप्ताह पहले मेंस का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया था। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन। तो इन लोग को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में देखेंगे हम रसायन बल गतिकी, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग, ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, तीव्र और मंद अभिक्रियाएं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, रासायनिक साम्य की अवस्था, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, अम्ल क्षार को जानेंगे, पीएच मान को जानेंगे क्या होता है। हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन वर्तमान पैटर्न जो अंदर घुसने का है CGPSC का, तो उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक हो जाएगा हम लोग का रसायन बल गतिकी। ठीक, लेकिन उसके पहले कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए रासायनिक अभिक्रिया की दर हमारा पहला चैप्टर है। ठीक है, तो जितने भी पदार्थ रहते हैं उसमें 2 प्रकार के परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? पदार्थ के केवल अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, जैसे पानी का बर्फ में बदलना। तो रासायनिक परिवर्तन क्या हो जाएगा? रासायनिक संगठन या रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है, 2 प्रकार के परिवर्तन अपने को देखने को मिलते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? केवल अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, जैसे कि पानी का बर्फ में बदलना। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक संगठन या रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे कि दूध का दही में बदलना। तो इसी रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप ही रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, इसी रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप ही क्या होती है? रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। यही रासायनिक अभिक्रिया हमारा पहला चैप्टर बनने वाला है, इसी को हम लोग डिटेल से देखेंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। तो आगे हम लोग का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। ये पहला टॉपिक रसायन बल गतिकी। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अभी आपको कुछ देर पहले बताया था रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, तो वही रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं की दर, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस और अभिक्रियाओं की क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं, उसी को ही हम रसायन बल गतिकी कहलाता है। ठीक है, अगर सीधा क्वेश्चन पूछ रसायन बल गतिकी का, रसायन बल गतिकी का अगर परिभाषा पूछ रहे हैं, ठीक है, तो सीधा हम लोग लिख सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं, मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं की दर और अभिक्रियाओं की क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम रसायन बल गतिकी कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके प्रकार देख लेते हैं। रसायन बल गतिकी के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की। पहला, वे अभिक्रियाएं जो मंद गति से संपन्न होती है। ठीक
ठीक है, जैसे कि लोहे पर जंग लगना, दूध का दही में बदलना, ठीक है, वे अभिक्रियाएं जो तीव्र गति से संपन्न होती हैं, जैसे कि आयनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, आयनों में होने वाली वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो न मंद गति से होती है और न ही तीव्र गति से होती हैं, जैसे कि एस्टर का जल अपघटन। अब ये जब भी क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर या 4 नंबर में पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं। रासायनिक बल गतिकी क्या होता है परिभाषा लिखिए और उसके प्रकारों को समझाइए करके, ठीक है। तो अपन सिंपल से लिख सकते हैं, वे रासायनिक मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं की दर और अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। और प्रकार को लिख सकते हैं, आसान है, जो मंद गति से संपन्न होता है, तीव्र से होता है, और जो न मंद गति से होता है और न ही तीव्र गति से होता है। एक एक एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग, ठीक है। आपको कुछ देर पहले बताया था रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप ही क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। और रासायनिक अभिक्रिया में अपने को 2 चीज़ देखने को मिलता है, एक होता है अभिकारक, इसी से मिलके क्या बनता है, उत्पाद। रासायनिक अभिकारक से ही क्या बनेगा, उत्पाद बनता है, ठीक है। तो इन्हीं के मात्राओं में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, इन्हीं की मात्राओं में, जैसे अभिकारक से उत्पाद बन रहा है तो अभिकारक की मात्रा में क्या होगा, कमी होगा, और उत्पाद की मात्रा में क्या होगा, वृद्धि होगा। इसी को हम लोग समय के साथ लेना है, ठीक है, समय के साथ लेना है। और इसी को समय के साथ लेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की दर। अब उसी को परिभाषा के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इकाई समय अंतराल में, अभी बताया था समय के साथ लेना है, तो इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की मात्रा या सांद्रण में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा परिभाषा है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर का, रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होता है, तो इकाई समय अंतराल में हमेशा समय के साथ लेना है। इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आगे हम लोग इसी में अगर लंबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं 4 नंबर, ठीक है, तो आगे हम लोग और क्या दे सकते हैं, इसमें सूत्र दे सकते हैं, मतलब इसका फार्मूला दे सकते हैं, अभिक्रिया की दर बराबर अभिकारक के उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, ठीक है। और जब बताया था समय के साथ लेना है तो समय अंतराल, ठीक है, बट्टे में समय अंतराल, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण या मात्रा में परिवर्तन बट्टे में समय अंतराल, ये हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। और अगर आगे नीचे लिखना रहा तो हम मात्रक भी लिख सकते हैं इसका, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया की दर का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। और अगर लाइन अगर बच रहा है तो आगे हम लोग ये रिएक्शन भी लिख सकते हैं, A+B और क्या बन रहा है उत्पाद में C+D, ऐसा करके एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, अपने को डायग्राम बनाना जरूरी है। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर का डायग्राम हम क्या बना सकते हैं, समय के साथ, ठीक, समय और इधर दर, ऐसा, ठीक। अगर लंबा क्वेश्चन बन रहा है 4 नंबर का 8 नंबर का तो चित्र जरूर दर्शाइए किनारे में, ठीक है। आगे अभिक्रिया की दर, और भी अगर जगह बच ही रहा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, A या B के सांद्रण में कमी बटे में समय अंतराल, अभिकारक की जो मात्रा है उसमें कमी हो रही थी ना तो उसी को, और उत्पाद की मात्रा में वृद्धि हो रही थी, C या D के सांद्रण में वृद्धि बटे समय अंतराल, ठीक है। आप यहाँ से जितना भी पॉइंट लिख सकते हैं लिख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये परिभाषा लिखना, सूत्र लिखना और इसका डायग्राम बनाना, ठीक है। और एक मात्रक भी जरूरी है इसका, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा इस तरीके से सॉल्व करना है। अब रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले है सांद्रण, ठीक है, मतलब मात्रा। अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर हमेशा बढ़ जाती है, ये ध्यान रखना है, ठीक। और सांद्रता घटाने पर अभिक्रिया की दर कम हो जाती है। देखो अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने से होता क्या है, प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या जो है बढ़ जाती है, ठीक है, जिससे प्रभावित टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, ऐसा लिख सकते हैं सब में, ठीक। अभिक्रिया मतलब अणुओं की संख्या बढ़ती है जिससे प्रभावित टक्करों की संख्या बढ़ती है और फलस्वरूप क्या हो जाता है, अभिक्रिया की दर जो है बढ़ जाती है। और जैसे ही सांद्रता को कम करेंगे तो अभिक्रिया की दर भी कम हो जाती है। अगला देख लेते हैं दाब। तो गैस का दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर हमेशा बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें भी हम लिख सकते हैं कि दाब बढ़ाने पर प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या जो है, प्रभावित टक्करों की संख्या बढ़ जाती है जिससे अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं अगर एक्सप्लेन करके लिखना हो, हालांकि जगह नहीं बचता। आगे ताप, तो देखो जब भी ताप बढ़ाएंगे अभिक्रिया की दर हमेशा बढ़ेगी, ठीक है। प्रति
10 अंश सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर लगभग कितनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, प्रति 10 अंश सेंटीग्रेड ताप बढ़ा रहे हैं तो अभिक्रिया की दर बढ़ रही है। ठीक, अगला है उत्प्रेरक की उपस्थिति। तो उत्प्रेरक क्या काम करता है? अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देता है तथा स्वयं क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अगला है पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया की दर से, ठीक है, इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हैं और इनको प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारकों का उल्लेख कीजिए। तो इस तरीके से 5 कारक बता सकते हैं: सांद्रता, ताप, दाब, उत्प्रेरक की उपस्थिति, ठीक है, पृष्ठ का क्षेत्रफल। आगे अगला टॉपिक तीव्र एवं मंद अभिक्रियाएं। तो बहुत सरल सा टॉपिक है, जैसा नाम लिखा है वैसे ही इसका परिभाषा बनेगा। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो तेज गति से संपन्न होती है, और इसमें अगर फैक्ट डालना रहा तो 10⁻⁻6 सेकंड में पूरा होती है। ठीक है, जैसे कि आयनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, आयनों में होने वाली अभिक्रियाएं। इसमें हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। NaCl प्लस AgNO3। तो क्या होता है, अपने को NaNO3 मिलता है और AgCl का जो सफ़ेद अवक्षेप है वो अपने को तत्काल प्राप्त होता है। ठीक है, तीव्र अभिक्रिया से होता है। तो इस तरीके से हम परिभाषा लिखेंगे और उसका रिएक्शन को लिखेंगे। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। अगला है मंद अभिक्रिया क्या होती है। नाम से ही स्पष्ट है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो मंद गति से संपन्न होती है तथा जिनके पूर्ण होने में कई दिन, सप्ताह, महीने, साल भी लग सकते हैं। जैसे कि लोहे का जंग लगना, दूध का दही में बदलना। ठीक है, अब इसमें रिएक्शन लिखना रहा तो ये लिख सकते हैं H2+I2 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। ये मंद अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, मंद गति से संपन्न होती है। तो ये वाला टॉपिक भी सरल है, तीव्र और मंद अभिक्रियाएं। आगे हम देखते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में पूर्ण होती है, एक ही दिशा में संपन्न होती है तथा पूर्णता को प्राप्त करती है, उन्हें क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, इरिवर्सिबल हैं। ठीक है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है और पूर्णता को प्राप्त करती है। ये आपके परिभाषा में आना चाहिए, ये वर्डिंग। ठीक है, इनमें अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है किंतु उत्पाद अभिकारक में परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग, CaCO3 क्या बनेगा? CaO प्लस CO2। ठीक है, तो जब भी हम CaO और CO2 को पुनः ठंडा करते हैं तो अपने को ये नहीं मिलता। ठीक है, इसी चीज़ को लिखा हुआ है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है। ठीक है, और क्या हो रही है? पूर्णता को प्राप्त कर रही है। ठीक, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है। इसमें अभिकारक जो उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है परंतु उत्पाद जो है पुनः अभिकारक में परिवर्तित नहीं होता। अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। एक ही दिशा में संपन्न होती है, तो अभी हम लोग देखे थे रिएक्शन में एक ही दिशा में संपन्न हो रही थी। एक दिशात्मक तीर से प्रदर्शित करते हैं, तो हाँ एक दिशात्मक तीर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तीव्र गति से होती है, तो हाँ तीव्र गति से होती है। ये रासायनिक अभिक्रियाएं पूर्णता को प्राप्त करती हैं। हाँ, परिभाषा में देखे थे, पूर्णता को प्राप्त करती हैं। ठीक है, इन अभिक्रियाओं में साम्य स्थापित नहीं होता। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा, साम्य स्थापित नहीं होता है। सामान्यतः ये विषमांगी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, उदाहरण में हम क्या देख सकते हैं, अभी जो लिखे थे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जब भी हम इसको गर्म करते हैं अपने को कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक, लेकिन जब उसको पुनः ठंडा करेंगे तो ये अपने को नहीं मिलेगा। यही है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया देखें तो आगे उत्क्रमणीय भी होगा। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में होती है। ठीक है, और किसी भी दिशा में पूर्णता को प्राप्त नहीं करती, उसे क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, इसमें अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जा रहे हैं। ठीक है, और उत्पाद जो है पुनः अभिकारक में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, इसीलिए इसका नाम है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है PCl5 दोनों दिशाओं में संपन्न होगी ऐसा। ठीक, प्लस Cl2। ठीक, दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है। PCl5 से PCl3 और Cl2 बन रहा है। अब जब इसको पुनः मिलाएंगे तो पुनः ये हमको क्या मिल जाएगा? PCl5। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। यह दोनों दिशाओं में संपन्न होती है।
हाँ, दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। ऐसा संपन्न हो रहा था दोनों दिशाओं में। इन्हें दो दिशात्मक तीरों से प्रदर्शित करते हैं, हाँ करते हैं, ठीक है। मन अभिक्रिया मन गति से संपन्न होती है, तो हाँ मन गति से संपन्न होती है। जो इसके पहले वाला था वो तीव्र गति से संपन्न हो रही थी, ठीक है। जब अंतर पूछेगा तो इसी पॉइंट को ही, इसी विशेषता को ही हम अंतर के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यह अभिक्रियाएं पूर्णता को प्राप्त नहीं करती, ठीक है। दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, पूर्णता को प्राप्त नहीं करती। इन अभिक्रियाओं में साम्य स्थापित होता है, ठीक है। ये अभिक्रियाएं प्रायः समांगी और विषमांगी दोनों प्रकृति की होती हैं, ठीक। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं अपन, PCl5, ठीक, दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है। ये जब भी क्वेश्चन आएगा ये जरूरी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन लिखना जरूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं रासायनिक साम्य की अवस्था और रासायनिक साम्य अवस्था, ठीक है। देखो जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया था वो दोनों दिशाओं में संपन्न हो रहा था, तो इसी में ही साम्य स्थापित होगा। तो इसी से अगला टॉपिक है रासायनिक साम्य की अवस्था। अग्र अभिक्रिया का वेग समय के साथ कम होता है, ठीक है। ये जो अग्र अभिक्रिया का वेग है समय के साथ कम होता है, तथा पश्च अभिक्रिया का वेग समय के साथ बढ़ता है, ठीक है। ये जो पश्च अभिक्रिया का वेग है समय के साथ बढ़ता है। कुछ समय बाद ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें अभिक्रिया का वेग दोनों दिशाओं में बराबर हो जाता है। ऐसा पॉइंट आता है जिसमें अभिक्रिया का जो वेग है दोनों दिशाओं में बराबर हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक साम्य अवस्था कहते हैं, ठीक है। ये तो समझने के लिए था। अब परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे, तो किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया से बन रहा है, तो किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र एवं पश्च दोनों अभिक्रियाओं का वेग जो है बराबर हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक साम्य अवस्था कहलाता है, ठीक है। उदाहरण के रूप में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं PCl5 का, ठीक है, जो दोनों दिशाओं में हो रहा था संपन्न। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगला चित्र, डायग्राम बनाना इसका, ठीक है। तो डायग्राम हम इसका कैसा बना सकते हैं, अग्र अभिक्रिया का वेग समय के साथ कम हो रहा था, ठीक है, और पश्च अभिक्रिया का वेग समय के साथ बढ़ रहा था, तो ये हो जाएगा उसका रासायनिक साम्य अवस्था। ये अग्र अभिक्रिया समय के साथ कम हो रहा है, ठीक, और ये हो जाएगा पश्च अभिक्रिया समय के साथ बढ़ रहा है। और कुछ समय पश्चात ऐसी स्थिति आती है जिसमें अभिक्रिया का जो वेग है दोनों दिशाओं में बराबर हो जाता है। ये कौन सी अवस्था है, रासायनिक साम्यिक अवस्था। जब भी क्वेश्चन आएगा ये डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ठीक है। नीचे समय बता दीजिएगा, इधर दर। आगे अंदर क्वेश्चन जो पूछ रहा था अपने से, ठीक है, इस बार के PSC मेंस में इस तरीके के क्वेश्चन देखने को हमको मिले हैं 2 नंबर में, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखना इसका फॉर्मेट सेम है, ठीक है। परिभाषा का जो फॉर्मेट है केवल एक परिभाषा को ही याद रखिएगा, फिर तीनों में सेम फॉर्मेट से हम लिख सकते हैं। वह अभिक्रिया शून्य कोटि की बात कर रहे हैं, ठीक है। वह अभिक्रिया की जिसमें अभिक्रिया की दर जो है अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। बस ये ध्यान में रखिएगा, शून्य कोटि का अभिक्रिया है तो शून्य घात के समानुपाती होता है। अगर प्रथम कोटि का अभिक्रिया रहता तो सेम फॉर्मेट रहता और शून्य घात की जगह प्रथम घात, ठीक है। इसी तरह द्वितीय कोटि का अभिक्रिया पूछेगा तो फॉर्मेट सेम रहेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, द्वितीय घात के समानुपाती, ठीक है। इसी तरीके से तृतीय कोटि का पूछेगा तो आप समझ गए क्या लिख सकते हैं, ठीक। अब इसी परिभाषा की हम और क्या लिख सकते हैं, जब अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती, ठीक है, शून्य घात के समानुपाती है तो अभिकारक पर निर्भर नहीं कर रही है, तब वो क्या कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो इस 2 तरीके से अपन लिख सकते हैं, ठीक है। आगे इसका सूत्र होता है ये सूत्र लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग इसमें मात्रक भी लिख सकते हैं, ठीक है। मात्रक को ध्यान रखिएगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ठीक। जब भी क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर का ही पूछेगा, परिभाषा लिखेगा, सूत्र लिखेगा और इसका मात्रक लिखेगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए फॉर्मेट बताया था, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में क्या लिख सकते हैं, जब अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, ठीक है, सरल सा फॉर्मूला है। और क्या लिखिएगा, मात्रक लिख दीजिएगा।
ठीक है। या और कैसे लिख सकते हैं, जब अभिक्रिया की दर केवल एक अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है, तो इन दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, जगह अगर बच रहा है तो लिख सकते हैं दोनों। मात्रक 1/सेकेंड। ठीक है, अगला आगे देखते हैं। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, फॉर्मेट सेम रहेगा। जब अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है तो उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या लिख सकते हैं हम, ये परिभाषा हो गया, और दूसरा मात्रक लिख लीजिएगा। मोल -1 लीटर सेकेंड -1, ये मात्रक लिख लीजिएगा। ठीक है, परिभाषा और मात्रक दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। आगे तृतीय कोटि की अभिक्रिया, जब अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के तृतीय घात के, फॉर्मेट सेम रहेगा। प्रथम कोटि की पूछा है तो प्रथम घात, द्वितीय कोटि की पूछा है तो द्वितीय घात, और तृतीय कोटि की पूछा है तो तृतीय घात, ये समानुपाती होता है। ठीक है, अब इसमें मात्रक परिभाषा तो हो गया, मात्रक लिखना है तो ये अपन मात्रक के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे अम्ल और क्षार। ठीक, सिलेबस में तो कहीं पे लिखा नहीं है अम्ल और क्षार, लेकिन एक जनरल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, पूछ सकता होगा। देखिए, अम्ल और क्षार, पहले ये अवधारणा बनी करती थी अम्ल के बारे में। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ये पहले की अवधारणाएं हैं, जब तक वैज्ञानिक लोग नहीं आए थे। ठीक है, इसके बाद आर्नियस आएंगे, ब्रास्टेड लारी आएंगे, उनके पहले का अवधारणा है अम्ल के बारे में। क्या होता है, तो स्वाद में खट्टे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, स्वाद में तीखे होते हैं। ये जो है नीला लिटमस पत्र को लाल करते हैं। ठीक है, नीला लिटमस पत्र को लाल, और वो जो है क्षार होते हैं लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। क्षार से क्रिया करके उदासीन बनाते हैं। ठीक है, जब भी अम्ल जो है क्षार से क्रिया करके क्या बनाएंगे, उदासीन। इसी तरह ये अम्ल से क्रिया करके उन्हें क्या बनाएंगे, उदासीन। ठीक है, कुछ धातुएं जो है अम्ल से क्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस देती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, अब वैज्ञानिक लोग आना शुरू हुए हैं। वो पहले की अवधारणा थी, अब वैज्ञानिक के अनुसार क्या होता है अम्ल की परिभाषा। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, तथा क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं, जैसे कि HCl है। ठीक है, तो ये जल में घुलकर क्या देंगे, H+ और Cl-। ठीक है, तो ये परिभाषा है आर्नियस के अनुसार। जब भी पूछेगा क्वेश्चन कि अम्ल क्या होता है, अम्ल से आप क्या समझते हैं, तो आप सीधा वैज्ञानिक का नाम लेकर के शुरू कीजिएगा। ठीक है, आर्नियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन मुक्त करते हैं। ठीक है, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं। एक रिएक्शन भी दे दीजिएगा। ठीक है, HCl। इसी तरह क्षार का NaOH। ठीक, ये क्षार OH- हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक, आगे ब्रास्टेड लारी के अनुसार, इनके अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थों को प्रोटॉन देते हैं, अर्थात अम्ल क्या होता है, प्रोटॉन दाता होता है, तथा क्षार क्या होता है, प्रोटॉन ग्राही होता है, मतलब दूसरे से प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल से प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, और ये जो है प्रोटॉन को दान करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो अम्ल सीधा एक याद करना, अम्ल क्या होता है, प्रोटॉन दाता होता है। ब्रास्टेड लारी के अनुसार अम्ल क्या होता है, प्रोटॉन दाता होता है, और क्षार क्या होता है, प्रोटॉन ग्राही होता है। ठीक है, आगे संयुग्मी अम्ल या संयुग्मी क्षार, ये अगर पूछा 2 नंबर में पूछने की संभावना है। ठीक है, तो अम्ल अभी बताया था कुछ देर पहले, अम्ल क्या होते हैं, प्रोटॉन दाता होते हैं। ठीक है, तो अम्ल जो है प्रोटॉन, अम्ल के द्वारा प्रोटॉन त्यागने से, ठीक है, बना क्षार क्या कहलाता है, उस अम्ल का संयुग्मी क्षार कहलाता है। ठीक, ये हो गया संयुग्मी क्षार का परिभाषा। ठीक है, और दूसरा है क्षार के द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने से, ठीक है, बना अम्ल, उस क्षार का क्या कहलाता है, संयुग्मी अम्ल कहलाता है। ठीक, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे 2 नंबर में अपन लिख सकते हैं। pH पैमाना क्या होता है, ये भी सिलेबस में कहीं पे लिखा नहीं है, लेकिन जनरल इन्फॉर्मेशन अपने को पता होना चाहिए। ठीक है,
तो किसी भी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाने के लिए, ठीक है, 1909 में एक वैज्ञानिक आते हैं सोरेनसन, ठीक, उन्होंने ये एक स्केल तैयार किया था, उसी को क्या बोलते हैं अपन, पीएच पैमाना, ठीक है। 0 से लेकर 14 तक इनका स्केल था अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए, ठीक है। अम्ल और क्षार को 0 से लेकर 14 तक की संख्या को दर्शाया जाता है। किसी भी विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम है तो वो अम्ल रहता है, ठीक है, और किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो वह क्षार रहता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, अर्थात जल कैसा है, उदासीन है। तो ये अम्ल क्षार के बारे में नॉर्मल अपन देख सकते हैं। और इसी में अगर क्वेश्चन पूछा पीएच का महत्व क्या होता है, तो पीएच मान का महत्व यह है कि कृषि में हम पीएच मान का प्रयोग कर, ठीक है, मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता ज्ञात करते हैं और उसके अनुरूप हम कृषि कर सकते हैं, ठीक है, संचारण अनुसंधान कार्यों में, ठीक। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है रसायन का, ठीक है, जिसमें हम ध्यान दीजिएगा इसका पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। ये रसायन के सिलेबस है। पहला सिलेबस रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक साम्य अवस्थाएं, ठीक है, अभिक्रिया की दर का प्रारंभिक ज्ञान, तीव्र एवं मंद रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। सिलेबस में इतने दिए हैं लेकिन हम इसके अंदर घुस के और देखे हैं, ठीक है। जैसे कि क्या क्या देखे हैं अपन, रसायन बल गतिकी को कवर किए हैं, ठीक है, रसायन बल गतिकी को कवर किए हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया की दर और उनकी क्रिया विधियों का अध्ययन कर रहे थे, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग, परिभाषा, सूत्र, डायग्राम सब देखे इसमें। रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले 5 कारक देखे अपन, ठीक है। तीव्र एवं मंद अभिक्रिया को कवर किए हैं। अनुत्क्रमणी क्या होती है, उत्क्रमणी क्या होती है, हम इसको जाने हैं, ठीक। रासायनिक साम्य अवस्था को देखे हैं हम, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, ये नया क्वेश्चन को हम कवर किए, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरा चैप्टर को कवर करेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। तो हमसे बने रहिए और हमारा जो भी पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है।